हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 4 है सेवन्थ क्लास का हिस्ट्री में सेवन्थ क्लास का ये फोर्थ लेसन है और जिसका नाम है द मुग़ल एम्पायर। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने इस लेसन को आधा रीड कर लिया था, तो वो पार्ट 1 था। और अब जो हम करने जा रहे हैं आगे, वो पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। तो चलिए, अब हमने जहाँ तक इस लेसन को रीड कर लिया था, उससे आगे इस लेसन को रीड करते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में इस लेसन को यहाँ तक रीड कर लिया था। अब हम इसको आगे रीड करते हैं। मनसबदार्स और जागीरदार्स। मनसबदार एंड जागीरदार्स क्या बता रखा है? एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसे जैसे मुग़लों का साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उनको और भी लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। पहले तो उन्होंने तुर्किश लोगों को ही शामिल किया था, मगर जैसे जैसे उनके साम्राज्य और भी विस्तार हुआ तो उनकी संख्या भी उनको कम लगने लगी थी। इसलिए मुग़लों ने अपनी सेना में ईरानीज़, इंडियन मुस्लिम्स और अफ़गान्स, राजपूत, मराठास और अदर ग्रुप्स के लोगों को भी अपने साम्राज्य में जगह देनी शुरू कर दी थी। Those who joined Mughal service were enrolled as a मनसबदार। वे जो लोग मुग़लों के लिए सर्विस कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, उनको प्राय मनसबदार के नाम से जाना जाता था। The term मनसबदार refer to an individual who hold a मनसब। मनसबदार उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसको कोई ना कोई मनसब मिला हो। मनसब का मतलब क्या था? एक पोजीशन या रैंक को कहा जाता था। और इस साम्राज्य में ग्रेडिंग सिस्टम था, और जिसमें उनके रैंक को, सैलरी को और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित किया जाता था। और रैंक और जो सैलरी होती थी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से निर्धारित किया जाता था या निश्चित किया जाता था, जिसे जात कहा जाता था। और जिसकी जातें ज़्यादा होती थी या जिसकी जात ज़्यादा होती थी, उसको मुग़ल साम्राज्य में एक अच्छा पदवी भी मिलती थी और उसको अभिजात कहा जाता था। इसके अलावा उसकी जो सैलरी भी ज़्यादा होती थी, जिसकी जात ज़्यादा होगी। अब जात क्या थी? ठीक है, अब इसमें देखो, जात रैंकिंग। नोबल्स माने अभिजात। नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000। यदि किसी नोबल्स के बाद या अभिजात के पास 5000 जात है, तो उसकी जो पोजीशन है वो 1000 जात वालों से ज़्यादा मानी जाती थी। और अकबर के शासनकाल में ऐसे 29 या 29 मनसबदार थे जिनकी जात 5000 थी, यानी कि एक आदमी के नीचे 5000 लोग थे। इसके बाद यहाँ पर देखा औरंगजेब के शासनकाल में ये 79 बढ़ गए थे। और मनसबदार जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या खर्चा बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specific number of सवार and cavalry men। अब क्या था? जो मनसबदार थे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने जो सवार हैं या घोड़सवार हैं उनको मेंटेन करके रखे, या उनके अंडर में आने वाले कितने लोग हैं उनको मेंटेन करके रखना है। और इसलिए जो मनसबदार क्या करते थे, जो क्लेवरी मैन होते थे उनका निरीक्षण करते थे या उसको जांच पड़ताल करते थे, उन सभी का रजिस्ट्रेशन करते थे, सभी को लिखते थे। और जितने भी जो हॉर्स होते थे उनके पास, उनको भी
ब्रांडेड यानी कि उनके ऊपर भी निशान दागे जाते थे और इन सभी प्रोसेस के बाद उनको पैसे दिए जाते थे या सैलरी दी जाती थी। और जो मनसबदार थे, मनसबदार को इसमें एक बता रखा है, जो मनसबदार थे उनको सैलरी की जगह रेवेन्यू असेसमेंट दी जाती थी, ऐसी ज़मीन दी जाती थी जिससे कि रेवेन्यू मिलता रहे और जिसको जागीर के नाम से जाना जाता था। और ये कुल मिलाकर इक्ताज, जिससे पहले लेसन में आपने पढ़ा होगा, जो इक्ताज जो थे होते थे उसके बराबर माने जाते थे। मगर जो मनसबदार होते थे वो मुक्ति की तरह काम नहीं करते थे। इक्ता एक ज़मीन की लैंड को कहा जाता था जिसे जो रेवेन्यू मिलता रहता था और इक्ता को संभालने वाले होते थे उसको इक्तेदार कहते थे या मुक्तिस भी उसको कहा जाता था। मगर मनसबदार जो होते थे वो मुक्ति से अलग होते थे। किस तरह से अलग होते थे? जो मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रेजिडेंस इन एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर। अब क्या दे रखा है कि जो जागीरें मनसबदार को मिलती थी, ना ही तो मनसबदार उस जगह पर रह सकता था और ना ही वहाँ पर शासन चला सकता था। बस उन्हें एक ही अधिकार दिया गया था कि वो उस लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकता है और वो स्वयं न कलेक्ट करके उनके जो नौकर होते थे, सर्वेंट होते थे, वो उस ज़मीन से जितना भी रेवेन्यू मिलता था उसको कलेक्ट करते थे। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है मनसबदार देम सेल्फ सर्व इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस समय मनसबदार के जो नौकर तो होते थे वो तो रेवेन्यू लाते थे, इकट्ठा करते थे और इसी समय के दौरान जो मनसबदार होते थे वो मुग़लों के लिए और कहीं हिस्से में, हमारे कोई भी जो देश होता है देश के किसी और हिस्से में नौकरी कर रहे होते थे। अब इसमें बताया गया है इन अकबर रीजन, अकबर के क्षेत्रों में अकबर ने जो जागीर देने की जो प्रथा थी उसको बहुत सावधानी से काम में लिया। इसमें जो रेवेन्यू की रकम जितनी मिलती थी वो मनसबदार की सैलरी के ही इक्वल मानी जाती थी। यानी कि जो रेवेन्यू जितना मिलता था, मान लो ची रेवेन्यू ले लो ची सैलरी ले लो, तो बराबर लगभग बराबर ही पड़ता था। मगर औरंगजेब के शासनकाल में बात करें कि यहाँ पर क्या हुआ, औरंगजेब रीजन दिस वाज नो लॉन्गर केस। औरंगजेब के काल में इस तरह का नहीं चल पाया था और जो एक्चुअल रेवेन्यू मिलता था वो उनकी सैलरी से, जो भी सैलरी मिलती थी मनसबदार की, उससे काफ़ी कम होता था। देयर वॉज ए ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार। और इसके काल में काफ़ी संख्या में मनसबदार को भर्ती किया गया या उनको मनसबदार बनाया गया था। विच मींट लॉन्ग वेट फॉर दे रिसीव जागीरदार। और इसका मतलब ये होता था कोई भी मनसबदार होता था उसको जागीर प्राप्त होने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। और इसके कारण जो जागीर की जो संख्या थी उसके अंदर भी शॉर्टेज होने लगी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ मैनी जागीर्स ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट द मच रेवेन्यू पॉसिबल दे हैड जागीर। और वे क्या करते थे कि इसके परिणाम स्वरूप बहुत से जो जागीरदार होते थे वो ये प्रयास करते थे कि उनको अपनी लैंड से जितना भी मिल जाए उतना कम है। वे खुद ही अपनी जागीर पर जाने लगे थे। पहले मनसबदार नहीं जाते थे मगर खुद मनसबदार ये सोचने लगे थे कि उनको जितना भी ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाए तो अच्छी बात है। और लास्ट में जो औरंगजेब था वो इस स्थिति पर या इस डेवलपमेंट पर कंट्रोल नहीं कर सका था, उसका खुद का ही कंट्रोल नहीं चल पाया था इस तरह की व्यवस्था में। और इसका सारा असर किस पर पड़ा था? प्रेजेंटली जो किसान थे उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। क्यों पड़ा था उनको इस मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ा था? इसके पीछे रीज़न ये था कि जो
अब मनसबदार थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाह रहे थे, चाहे उनके पास किसानों के पास देने के लिए कुछ ना हो तो भी उनको बाध्य किया जाता था या उनको मजबूर किया जाता था, जिससे कि रखा है। तो इस पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक है। ये पिक्चर ही हमें शो बता देगी कि इसमें देखो कि ये व्यक्ति है, ये इसको रिश्वत दे रहा है या पैसे दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें इस पिक्चर में, ये देखिए एक व्यक्ति है जो कि मुग़लों का मनसबदार लगा लीजिए या नौकर लगा लीजिए, वो किसानों से पैसे ले के से टैक्स ले रहा है, ठीक है। इनको पहले से खाने को नहीं मिल रहा है, बेचारे ये कहाँ से टैक्स देंगे। तो इस पिक्चर में इसको शो आउट किया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जबत एंड जमींदार। The main source of incomes available to Mughal rulers was tax, the produce by the peasantry। अब मुग़लों की मेन आमदनी का जो स्रोत माना जाता था वो क्या था, किसानों के द्वारा दिया गया टैक्स। द मोस्ट इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid tax through the rural elites that headman local chieftain। और ये साधारण से देखा जाता था कि मोस्टली जो किसान अपना जो टैक्स देते थे वो अपने गांव के मुखिया को देते थे या कोई सरदार होता था उसको देते थे, मगर मुग़ल जो है सभी के लिए जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे, चाहे वो विलेज का हेडमैन हो, चाहे वो कोई भी शक्तिशाली चीफ्टेन हो या सरदार हो। अब आगे दे रखा है कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल ने, ठीक है, 10 सालों तक 1570 से लेकर 1518 के बीच में 10 सालों तक इन्होंने क्या सर्वे किया था कि क्रॉप्स कैसी उनके राज्य में, अकबर के राज्य में कैसी क्रॉप्स उगती है, उनके प्राइस कैसे है या एरिया ऑफ कल्टीवेशन कैसा है, और इसी के आधार पर उसने लैंड को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन एज क्रॉप्स इन कैश, ठीक है, सभी ज़मीन को कैश क्रॉप के रूप में डिवाइड कर दिया था। ईच प्रोवेंसी वाज डिवाइडेड इनटू द रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओवन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, और प्रत्येक व्यक्ति की क्रॉप्स को उसके क्षेत्र के आधार पर बांट दिया था। और इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, जबत, ठीक है। और ये जो जबत सिस्टम था वो उन एरिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहा जहाँ पर मुग़लों का शासन था, और जहाँ पर मुग़लों का शासन प्रॉपर वे से नहीं चल रहा था तो ये जो प्रथा थी वो वहाँ पर नहीं चल पाई। जैसे कि गुजरात और बंगाल की बात करें, वहाँ पर मुग़लों का नियंत्रण खास नहीं था, तो जिसके कारण वहाँ पर ये प्रथा नहीं चल पाई। याज जमींदार एक्सरसाइज्ड ए लार्ज डील ऑफ पावर्स। कई कई जगह पर जो जमींदार होते थे वो काफ़ी शक्तिशाली बन जाते थे, और कहीं पर भी अगर मुग़ल शासक, कोई भी मुग़ल का प्रशासक होता था, वो कभी भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन करता था या शोषण करता था तो वे उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि दिस बिजेंट्स रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर। और कई बार ऐसा होता था कि ये मुग़लों का, ये जो किसानों का विद्रोह होता था वो मुग़ल की सत्ता को भी कभी कभी चैलेंज दे देता था, और ये ऐसे विद्रोह जो है वो 17th सेंचुरी के आखिर में देखे गए थे। अब यहाँ पर दे रखा है अब आगे दे रखा है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। तो इसमें क्या दे रखा है, अकबर ने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड अबुल फजल को अपने बारे में या अपने इतिहास को लिखने के बारे में कहा, और अकबर ने अकबरनामा आईने अकबरी। अकबर ordered
वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड अकबरनामा एंड आइन अकबरी। तो चलिए इसमें क्या दे रखा है कि जो अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड अबुल फजल को खुद के इतिहास के बारे में लिखने के लिए कहा, और अकबर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अकबरनामा, और उसको उन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहले जो पार्ट था इस बुक के अंदर, उसमें अकबर के जितने भी पूर्वज थे उनके बारे में लिखा, और दूसरा जो पार्ट था इस बुक का, जो अकबर के शासनकाल के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में लिखा था, और तीसरा जो पार्ट बना था इसको आईने अकबरी के नाम से जाना गया था। इसमें अकबर के शासनकाल में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी, या एडमिनिस्ट्रेशन था, या हाउस होल्ड था, उसका कंट्रोल था, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू, और यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में भी बता रखा था कि उनके साम्राज्य की ज्योग्राफी कैसी थी। इसके अलावा इसमें आगे देखते हैं, उन्होंने इस बुक के अंदर जो क्रॉप्स होगी और यील्ड हो गए, इसके अलावा प्राइस, वेजेस और रेवेन्यू, इन सभी के बारे में बारीकी से लिखा था। ये काफ़ी एक रोचक तथ्य माने जाते हैं। ए क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज़, इसके अंदर हम अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे नज़दीक से। तो द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर। अकबर ने जो अपना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के था या प्रशासन था उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, और इन्होंने मेनली अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अबुल फजल के द्वारा लिखी गई जो बुक थी उसमें बताया था, और जो कि लास्ट वॉल्यूम माना जाता है या लास्ट इसका पार्ट था। उसके अंदर आईने अकबरी के अंदर अकबर के प्रशासन के बारे में हम जान सकते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ था। अब ये विशेष बात आ रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। अबुल फजल एक्सप्लेन्ड दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ठीक है, अबुल फजल ने ये बताया कि उस पुस्तक में जो अकबर का जो साम्राज्य था वो छोटी छोटी प्रोवेंसी यानी कि प्रांतों में डिवाइड था, जिसको सूबे के नाम से जाना जाता था, और जो इन सूबे को कंट्रोल करता था या वहाँ पर सरकार चलाता था उसको सूबेदार के नाम से जाना जाता था। हु वर कैरिड बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, और वो जो है पॉलिटिकल वे से राजनीतिक मामले में और सैनिक मामलों के काम को करता था। ईच प्रोवेंसी आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर्स दीवान, और उसके पास एक फाइनेंशियल यानी कि पैसे से संबंधित काम करने वाला व्यक्ति होता था जिसको दीवान के नाम से जानते थे, और प्रशासन को मेंटेनेंस करने के लिए उनके पास और भी ऑफिसर होते थे, जैसे कि सूबेदार वॉज सपोर्ट बाय द अदर ऑफिशियल सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, जिसको बख्शी के नाम से जाना जाता था। बख्शी क्या होता था, सैनिकों को पेमेंट देता था या वेतन देने का कार्य करता था। और इसके बाद सदर की बात करें, सदर ऐसा व्यक्ति होता था मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पैट्रनेज। अब क्या देखा है कि जो सदर नाम का व्यक्ति होता था वो धार्मिक मामलों से संबंधित कार्य करता था, और इसमें आगे दिया गया है फौजदार। फौजदार क्या होता था, मिलिट्री कमांडर, जो सेना का सेनापति होता था उसको कहा जाता था। और जो शहरों में कोई पुलिस होती थी या टाउन पुलिस कमांडर होता था उसको कोतवाल के नाम से जानते थे। तो प्यारे बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। बख्शी कौन होते थे? बख्शी होते थे जो मिलिट्री को पैसे देते थे या वेतन देते थे। सदर कौन से होते थे? जो धार्मिक मामलों के बारे में कार्य करते थे। और फौजदार कौन होते थे? फौजदार होते थे मिलिट्री कमांडर, यानी कि
मिलिट्री में सेनापति का कार्य करते थे, और कोतवाल जो शहरों में पुलिस वगैरह होती थी उनको कहा जाता था। तो ये प्यारे बच्चों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, देखते हैं क्या लिख रखा है इसमें। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर की कोर्ट में या जहांगीर के दरबार में नूरजहां का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता था। अब इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। मेहरुनिसा मैरिड एम्पायर जहांगीर इन 1611। जो मेहरुनिसा का जो विवाह हुआ था जहांगीर से 1611 में हुआ था, और इसको ही नूरजहां का टाइटल मिला हुआ था। तो नूरजहां कौन थी? मेहरुनिसा, जिसका जहांगीर से 1611 में विवाह हुआ था या शादी हुई थी, और वो हमेशा जहांगीर की सबसे वफादार रही थी, और वो उनको समय समय पर हर तरह के सुझाव भी देती थी। इसके कारण उनका शासन में सबसे बड़ा रुतबा माना जाता था, या उनका सबसे बड़ा अधिकार माना जाता था। तो इसके अंदर यही दे रखा है प्यारे बच्चों, और इसमें ये भी दे रखा है कि जब जो कॉइन भी लिखे गए थे, जब कॉइन भी यानी कि सिक्के भी बनाए गए थे, तो उसमें भी नूरजहां के बारे में लिखा गया था। एक तरफ तो जो जहांगीर के बारे में लिखा गया था, और एक जगह नूरजहां के बारे में भी लिखा गया था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या दे रखा है देखते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। अकबर नॉवेल्स कमांडर्स लार्ज आर्मी। जो अकबर के नॉवेल्स होते थे, अभिजात होते थे, उनके पास बड़ी सेना होती थी, और उनको बड़ी मात्रा में रेवेन्यू भी मिलता था। वाइल दे वर लोयल, जब तक वे शासक के साथ लॉयल रहे या वफादार रहे थे, तो शासन अच्छी तरह से चल रहा था। मगर जैसे ही 17वीं सेंचुरी की बात करें, 17वीं सेंचुरी के आखिर में कई नोबल्स या अभिजात ऐसे हो गए थे जो कि खुद को स्वतंत्र मान रहे थे, या अपने आप को इंडिपेंडेंस करने का प्रयास कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ था कि अकबर का जो शासन था वो लड़खड़ाने लगा था, या वो वीक पड़ता गया था। वीक माने कमज़ोर होता चला गया था अकबर का शासन। अकबर 1570 के दौरान में फतेहपुर सीकरी में थे, और इस समय के दौरान अकबर ने काफ़ी धर्म के लोग थे, जैसे उलेमास, ब्राह्मण्स, और भी जो प्राइस्ट होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च के होते थे, या और भी धर्म के लोग होते थे, उनके साथ में डिस्कस किया उन्होंने। और ये कहाँ पर डिस्कस बैठ कर करते थे? इबादत खाने में। इसमें ये बता रखा है कि अकबर का हमेशा जो रुझान था वो अलग अलग धर्म के या समाज के रीति रिवाज में रहा था, और अकबर ने इन सभी फेथ को या विश्वासों को जानकर उन्हें ये महसूस हुआ था कि जो स्कॉलर्स, जो धार्मिक गुरु या विद्वान किसी एक धर्म पर जोर देता है, या डोगमा माने होता है मतान्धता पर बल देता है, या एक ही धर्म को बढ़ावा देने पर बल देता है, तो वो क्या होता है? कट्टर, उसको कट्टर माना जाता है, या वो दूसरे धर्म पर विश्वास कभी कर ही नहीं सकता है। देयर टीचिंग क्रिएट ए डिवीज़न एंड द डिसहार्मनी अमंग द सब्जेक्ट्स, और उनकी जो शिक्षाएं होती हैं वो हमारे समाज को भटका भी देती है। इवेंचुअली led अकबरनामा टू आइडियाज़ ऑफ सुलह-ए-कुल यूनिवर्सल पीस, और इस तरह के से अकबर का जो विचार था वो यूनिवर्सल पीस यानी कि सार्वभौमिक शांति की ओर गया था, यानी कि पूरे जगह पर शांति होनी चाहिए, इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया था। और द आइडिया ऑफ द टॉलरेंस डिड नॉट discriminate between the pupils
ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलीजन। अब क्या दे रखा है कि रिलिम्स, अब क्या इसमें दे रखा है कि ये जो विचार था वो किसी दूसरे धर्म के साथ में भेदभाव नहीं करता था और सभी को समान रूप से चलाता था। अब इसमें ये दे रखा है कि इसमें हरदम बात होती थी ऑनेस्टी, ईमानदारी, न्याय और पीस पर हमेशा ध्यान दिया जाता था। अबुल फजल हेल्प, और जो अबू फजल था वो अबुल फजल हमेशा अकबर की सहायता करता था। किसमें? वो अपने शासन में जो सुलह कुल के आइडिया को लागू करे। और उसकी मृत्यु के बाद भी जो जहांगीर थे और शाहजहाँ था वो भी इस तरह के सुलह कुल का जो विचार था उनको समर्थन देते थे। अब आगे क्या देखा है, ध्यान से देखिए, ये सुलह कुल के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर एक दो डोगमा का मतलब क्या होता है? मतान्धता, जिसमें कोई भी किसी बात पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा और जो भी विचार दिया जाएगा उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना, उसको डोगमा कहते हैं। कट्टर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी बात पर अड़िग रहता है और वो दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है, अपने धर्म को ही सबसे ऊंचा देखता है, तो उसको बिगोट के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे रीड कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, ठीक है, जो 17th सेंचुरी और उसके बाद में मुग़लों की क्या स्थिति थी। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इफ़ेक्ट से जो मुग़लों का एम्पायर माना जाता था उसके अंदर इकोनॉमिकल और कमर्शियल वे से काफ़ी विकसित हुआ था। यानी कि जो मुग़लों का प्रशासन था या उनकी सैन्य व्यवस्था थी उसके आधार पर ये पता चल रहा था कि उनके पास पैसा भी बहुत था और उनका जो व्यापार था वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब इन्हें वो भारत के बारे में ये सोचते थे कि भारत के अंदर काफ़ी पैसा है, जैसे कि उन्होंने किस्से कहानियों में पहले सुना होगा। और जब वे यहाँ पर भारत में यात्रा करने के लिए आए थे तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी दरिद्रता भी देखी थी, जिससे कि वे इससे हैरान रह गए थे। और यहाँ पर के समाज में असमानता भी काफ़ी जगह पर देखी जा रही थी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्ष के बाद का एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मिलती थी वो मनसबदार को मिलती थी। सबसे ऊंचा पद मनसबदार का होता था और इनकी संख्या 8000 में से केवल 445 ही बताई गई थी और इनका जो परसेंटेज था वो 5.6% था और इनका केवल 5.6% ही थे ये। और इनको जितना भी रेवेन्यू मिलता था उसका 61.5 यानी कि 61.5% तो इनको ही मिलता था। 445 ये जो मनसबदार थे इनको ही रेवेन्यू मिल जाता था और ये सारा का सारा जो पैसा था वो या नहीं तो अपने जो सिपाही होते थे उनके ऊपर लगा देते थे या अपने ऊपर थोड़ा बहुत पैसा लगा देते थे। तो इस तरह से ये यूज करते थे उस समय। एम्पायर थे और मनसबदार थे वो अपने जो इनकम का जो पैसा होता था वो या नहीं तो सैलरी पर खर्च कर देते थे या नहीं तो कोई भी वस्तु को बनवाने के लिए कर देते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट आर्टिशियन, और इस खर्चे का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ था वो उस समय आर्टिशियन और पीजेंट्री यानी कि किसानों और जो शिल्पकार थे आर्टिशियन थे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था, क्योंकि वे किसी चीज़ को बनाते थे या प्रोड्यूस यानी कि पैदा करते थे। बट द स्केल ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, मगर जो रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स उनके ऊपर लगाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिससे कि उनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो प्राइमरी लेवल के जो प्रोड्यूसर होते थे ना, जैसे कि पीजेंट्स हो गए या आर्टिशन हो गए, ठीक है, कलाकार हो गए, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा
टैक्स लगाया जाता था जिसको ये भर नहीं पाते थे। और ये इतने गरीब थे कि उनको मुश्किलों से अपना पेट भरने के लिए भी खाना नहीं मिल पाता था और ये मुश्किलों से ही गुजारा करते थे। मगर जो पैसा था वो किन के पास था, वो किन लोगों के पास था जो पहले से ही अमीर किसान होते थे या आर्टिशन ग्रुप होते थे, उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था। या मर्चेंट्स व्यापारी होते थे या बैंकर्स होते थे, उनको इस समय के दौरान काफ़ी महत्व मिला था। द enormous wealth and resources commanded by the मुग़ल elite, जो मुग़लों के अभिजात होते थे या मुग़लों के जो मेन सरदार होते थे, उनके पास ही सबसे ज़्यादा धन था और वे धीरे धीरे इस कारण पावरफुल भी होते जा रहे थे। ठीक है, ये बात कब की है, ये लेट 17th सेंचुरी की है। सेंचुरी के आखिर तक ये पोजीशन आ गई थी। जो मुग़लों के सरदार होते थे या अभिजात होते थे या कुलीन वर्ग अमीर आदमी होते थे, उनके पास ही सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा रिसोर्स माने जाते थे। अब इसमें ये दे रखा है, एज द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, और धीरे धीरे जो मुग़लों की जो पावर थी या उनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। और जो उनके जो सर्वेंट थे, नौकर थे, ठीक है, वो धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहे थे। ठीक है, और अपने अपने क्षेत्रों में वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हैदराबाद में और अवध में, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। और इसको हम आगे लेसन में भी पढ़ेंगे, आने वाले आगे लेसनों में। अब यहाँ पर देखा, आल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुग़ल एम्पायर इन द दिल्ली, हालांकि ये जितने भी जो सरदार होते थे, हैदराबाद का हो गया, अवध का हो गया, ये सभी मुग़लों को ही अपना सबसे ऊंचा मास्टर मानते थे या राजा मानते थे। बाय द 18th सेंचुरी the province of empire had the consolidated independent political आइडेंटिटी। और क्या था, जो 18th सेंचुरी के लास्ट में कई ऐसी प्रोविंसेस थी जहाँ पर कुछ लोग नए नए साम्राज्य उभर कर सामने आ रहे थे। ठीक है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब क्या है। ठीक है, जब भारत में मुग़लों का शासन था, उस समय के दौरान पूरे वर्ल्ड में भी और कई महान राजा हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो 16th सेंचुरी के दौरान वर्ल्ड के और भी हिस्सों में कई तरह के राजा थे, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासन माना जाता है ओटमन का। ओटमन टर्की में सुल्तान सुलेमान का जो शासनकाल था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये 1520 से 1566 तक शासन किया था इन्होंने अपना जो शासन था वो यूरोप तक फैला लिया था। और इन्होंने हंगरी को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। और इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इसके बाद यहाँ पर देखा है कि उन्होंने अपनी जो सेना थी, ठीक है, वो बगदाद में और इराक़ में भी भेजी थी और वहाँ पर उन्होंने जाकर कंट्रोल भी कर लिया था। फिर इसमें ये भी बता रखा है, जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट था उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को में भी इनका जो शासन माना जाता है। इसी कारण इनका जो साम्राज्य था ये और भी आगे बढ़ा था। इन्होंने, ठीक है, अपनी सेना को, ठीक है, यहाँ पर ये बता रखा है कि सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्ट द ओटमन नेवी। ठीक है, ओटमन नेवी को दोबारा से इन्होंने पुनर्गठन किया था। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ओटमन नेवी। सुलेमान ने जो ओटमन नेवी का
दोबारा से पुनर्गठन किया था या दोबारा से उनको बनाया था। और इनका जो साम्राज्य था वो जो है मेडिटेरियन, यानी कि मेडिटेरियन का मतलब भूमध्य सागर तक माना जाता था, जिसके कारण ये स्पेन के भी एक कंपटीटर के रूप में बन गए थे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो मुकाबला था वो पुर्तगालीस से भी था। इनका जो साम्राज्य था अरेबियन सी में इन्होंने जो पुर्तगालियों से भी सामना किया था। और इनको, ठीक है, इनको एक टाइटल भी दिया गया था जिसका नाम था अल कानूनी, ठीक है, लॉ गिवर का भी इनको एक टाइटल मिला था। अब इसमें ये भी बता रखा है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन, यानी कि काफ़ी इन्होंने अपने शासन में काफ़ी कानूनों का निर्माण किया था। और इनका जो मेन रीज़न क्या था कि जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ रहा था और उसके कारण इन्होंने जो अपने क्षेत्र में जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी किसान थे, ठीक है, जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था या उनके ऊपर काफ़ी भारी जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनसे किसी न किसी तरह से छुटकारा मिल सके। और इसमें ये दे रखा है कि 17वीं सेंचुरी के दौरान जब उनका जो साम्राज्य था वो पतन हो गया था या डिक्लाइन की ओर चला गया था, तो भी उनके साम्राज्य ख़त्म होने के बाद भी उनके जो टाइम पीरियड था उसको एक आइडियल गवर्नेंस के रूप में जाना गया था। इसके अलावा इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि अकबर के समय के दौरान और भी महत्वपूर्ण शासक हुए थे, जैसे इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो अकबर के समकालीन मानी जाती है। ये है 1558 से 1603 के समय में मानी जाती है। और अकबर के समय के दौरान ईरान में सफ़ाविद जो रूलर थे वो भी माने जाते हैं, जिसका नाम था शाह अब्बास, ठीक है, ये भी अकबर के समय के दौरान माने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1588 से 1629 का माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखें जो रशियन रूलर थे उनका भी नाम दे रखा है कार्ज इवाइन फोर्थ वेसियेविच, जिसको इवाइन द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो शासनकाल है वो 1530 से 1584 तक माना जाता है। तो इस तरह से इसमें बता रखे हैं। तो प्यारे बच्चों ये लेसन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लेसन समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।